तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फोर्स वाइब्रेशन के बारे में, और हमने वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चर्चा किया था कि जब भी हम किसी बॉडी पे पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो जो बॉडी के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। मैंने ये लिखवाया था कि फोर्स वाइब्रेशन का एक खास बात होता है कि आफ्टर सम टाइम बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और हमने वहाँ से तुमको एक बात ये भी बताया था कि अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो जो तुम्हारा बॉडी था वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है। और मैंने तुमको झूला वाला केस से समझाया था, या फिर जो जंप रोड वाला केस था, मैंने जंप रोप वाला केस था, उससे मैंने तुमको समझाया था कि उस केस में जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है उसमें हम उसके बाद हम बहुत कम एफर्ट लगा के भी हम लार्ज एम्पलीट्यूड अचीव कर सकते हैं। और उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। लास्ट क्लास में मैंने इसका नाम पता नहीं लिया था या नहीं लिया था, लेकिन मैं तुमको एक बात ये जरूर बताया था कि ये जो स्पेशल केस है तुम इसको याद रखना कि जब भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए उस केस में एक बहुत ही खतरनाक फेनोमेनन होता है, और उसी फेनोमेनन का नाम है रेजोनेंस। ये हमारे लाइफ में तुमको हर जगह डेली दिखता है, डेली हमारे लाइफ में हर जगह ही मौजूद है। हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या जो हमारे आसपास जितने भी संगीत है, म्यूजिक है, उनमें ये साउंड का एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स होता है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ इसका है तुम्हारा क्या होता है, रेजोनेंस का। यहाँ तक कि म्यूजिक का ही नहीं और भी बहुत सारा केस ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूज ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबने पहले तो ये होता था यूज कि सबके घर में एक वो होता होगा रेडियो, और सबने अपना चैनल ट्यूनिंग किया होगा कि हमको आज 98.3 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची सुनना है, या कोई भी हमको 93.5 FM सुनना है। तो तुमने कभी सोचा है कि वो जो 98.3 मेगाहर्ट्ज क्या होता है? एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो का जो चैनल है उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और वो जो हम लोग याद है ना, जब हम लोग रेडियो का ट्यूनिंग घुमाते थे तो ट्यूनिंग घुमा के हम लोग कोई चैनल, मेरे को ये चैनल अच्छा, ये अब मेरे को ये चैनल ट्यून हो गया है, अच्छा से सुनाई दे रहा है 98.3 मेगाहर्ट्ज। फिर हम उसको फिर से वो जो था ये नॉब जो था, फिर से हम लोग नॉब को घुमाते थे तो कोई और चैनल आ रहा था। तो तुमने कभी सोचा होगा कि आखिर ये घुमाने से क्या होता है क्या नहीं होता है? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग को जो बेसिकली आज स्टडी करना है वो पढ़ना है अबाउट मैकेनिकल रेजोनेंस। मतलब कि हम लोग स्ट्रिंग को कराएंगे वाइब्रेट, मेरा जो एयर कॉलम होगा वाइब्रेट। लेकिन मैकेनिकल रेजोनेंस के अलावा भी अपना और टाइप का रेजोनेंस होता है, और जो आपका रेडियो में होता है ना, जो आपका रेडियो जो आप लोग ट्यूनिंग करते थे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। वो आपका क्या था? वो था इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। वहाँ भी ऑक्सीलेशन होता है। और वो जो हम लोग रेडियो ट्यूनिंग करते थे ना, तो रेडियो का नॉब घुमा के एक्चुअल में हम उससे रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। हम लोग जब उसका नॉब घुमाते हैं तो एक्चुअल में तुम्हारा उससे रेडियो में एक दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, जिनको हम बोलते थे कैपेसिटर और इंडक्टर। तो जब हम वो नॉब घुमाते थे तो हम लोग वैल्यू ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर चेंज करते थे, तो उससे उस रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाता था। अब जो भी मेरे स्टेशन है ना, आपके जो रेडियो मिर्ची है या जो आपका रेड FM है, वो सब अपने स्टेशन से एक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, वो लोग कुछ फ्रीक्वेंसी सेंड करता है। और जैसे ही वो जो फ्रीक्वेंसी स्टेशन मेरा सेंड कर रहा था उसके बराबर मेरे रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, तभी क्या हो जाएगा? तभी वहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस। मतलब कि वो जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से सेंड हो रहा था वो आपका हुआ, ऐसे मान लो कि केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, कि वहाँ से आ रहा है, बाहर से फ्रीक्वेंसी आ रहा है, रेडियो चैनल वाले मेरे को भेज रहे हैं फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही मैंने अपने रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर कर लिया, अब क्या हो गया आपका कि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था जो आ रहा है, वहाँ से जो सिग्नल आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी मेरे रेडियो के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा। फिर उसके लिए आपका हो जाएगा रेजोनेंस, और तब आपको उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ना आपका जो रेडियो और उस स्टेशन के बीच में सबसे अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है, और तब आपको पार्टिकुलर चैनल सुनाई देता है। फिर आप जैसे नॉब घुमाते हो, फिर से आपने अपने रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर लिया है, तो अब जो दूसरा स्टेशन जो होगा, तो जैसे ही मेरे रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, फिर हमको वो दूसरा स्टेशन और हमारे रेडियो के बीच में होगा रेजोनेंस, तो फिर हमको वो स्टेशन सुनाई देता है। तो ये बहुत ही खतरनाक फिनोमेनन है। इसके अलावा सबने
सुना होगा MRI कि किसी भी पेशेंट का होता है MRI। तो व्हाट इज आर इन MRI? दैट इज रेजोनेंस। MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं रेजोनेंस का यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे तुम्हारा एक मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वहाँ पे रेजोनेंस ही होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक फिनोमेनन है जो कि हमारे आसपास हर दिन हमको दिखता है। और ये काफ़ी सारे केस में ये तुम्हारा डेंजरस भी हो सकता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारा खतरनाक भी हो सकता है। कहाँ पे होता है खतरनाक, वो मैं तुमको समझाऊंगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेजोनेंस का जो तुम्हारा होता है MRI में, जो तुम्हारा होता है रेडियो ट्यूनिंग में। इसके अलावा अगर तुमने कभी म्यूजिक का आनंद लिया होगा तो वो देख, अच्छा क्या तुमने कभी ये किया है कि एक खाली ग्लास लेके और तुम ग्लास का जो एज होता है ना, ऊपर वाला जो ओपन एज, उसके पास तुमने कभी अपना कान सेट किया है? देखना तो क्या होता है ना कि अगर तुम्हारे पास एक खाली ग्लास है, उसमें हवा भरा हुआ है, और जब तुम अपना कान उसके पास लेके जाओगे ना तो तुमको एक साउंड सुनाई देता है। तुम लोग कभी ऐसा देखना कि तुमको एक साउंड तुमको सुनाई देगा, और वो भी होता है ड्यू टू रेजोनेंस ओनली। क्योंकि हमारे आसपास हर समय बहुत सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं, हमको भले ही पता चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारे आसपास बहुत सारा वाइब्रेशन होते रहता है। अब जैसे ही हमारे आसपास के किसी वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, वो जो हमारा ग्लास था उसमें जो हवा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर कॉलम। आपका जब एयर कॉलम भी करता है वाइब्रेट तो हमको साउंड सुनाई देता है। जैसे तुम्हारा होता है ना फ्लूट जो होता है बांसुरी, उसमें तुम्हारा वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ही होता है। या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग मुंह से फूंक के हवा से आवाज़ निकालते हैं, वो सब तुम्हारा वर्क करता है ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ही। तो वो जो अपना ग्लास था, कांच का ग्लास, उसमें क्या था कि उसमें बहुत सारा हवा था, तो और हमारे आसपास जो वाइब्रेशन हो रहे हैं बहुत सारे वाइब्रेशन, तो जैसे ही उन बहुत सारे वाइब्रेशन में से किसी एक का फ्रीक्वेंसी हमारे ग्लास वाले जो एयर कॉलम के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, वैसे ही तुम्हारा वहाँ पे भी होने लगता है रेजोनेंस। तो फिर तो तुमको अच्छा सा साउंड सुनाई देता है। ये बहुत सारा ऐसा होता है तुम्हारा रेजोनेंस इन आवर डेली लाइफ। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो मैंने यहाँ पे कहानी लिखा है कि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन ही होता है, लेकिन ये उसका एक स्पेशल केस होता है। और कैसे होता है ये स्पेशल, तो वो मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैचेज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड अ लाउड साउंड इज हर्ड। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो जैसे ही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो वो जो बॉडी और जो मेरा ऐसा फोर्स वाला जो था, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, उसके बीच में होने लगता है रेजोनेंस। तो अगर वो तुम्हारा जो भी जहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, अगर वो साउंड प्रोड्यूस करने वाला है तो वहाँ से तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा। क्योंकि क्या होता है कि वो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। तो आपका अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड किया है इंक्रीज, तो इंटेंसिटी करता है इंक्रीज, तो फिर आपको जो साउंड सुनाई देगा उसका लाउडनेस भी बढ़ जाएगा। तुम लोग इस बात को याद रखना। आप देखते हैं हम लोग इसका कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा भाई? पहला चीज़ क्या कि वाइब्रेशन शुड बी फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन शुड बी फोर्स्ड वाइब्रेशन, पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि frequency of external force external periodic force should match the natural frequency of the body। देखो ये टॉपिक तुम्हारा बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। और मेनली इससे क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन रेजोनेंस और उसका कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है और उसका कंडीशन भी लिख दिया है। ओके, अब तुम जो हमने लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे लिखना कि द वाइब्रेशन शुड बी फोर्स्ड वाइब्रेशन। खाली तुम लोग फोर्स्ड जो हमने लिखा है यहाँ पे खाली कि फोर्स्ड
वाइब्रेशन तुम लोग वो मत लिखना, तुम लोग वहाँ पे ऐड करना वाइब्रेशन शुड बी फोर्स वाइब्रेशन। और सेकेंड पॉइंट जैसे हमने लिखा है तुम लोग वैसे लिख सकते हो। इसके अलावा देखो जो मैंने इतना तुमको कहानी सुनाया है, अगर वो कहानी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो तुमको अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा दिख जाए कि वाई लाउड साउंड इज हियर्ड, नेम द फेनोमेनन, तो तुम आंख बंद करके लिख देना रेजोनेंस। ये उनके लिए है जिनको नहीं समझ में आया है कि क्यों लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, तो आंख बंद करके लिखना कि वहाँ पे रेजोनेंस हुआ होगा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन या इस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि जब ऐसा 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 कुछ हुआ तो हमको लाउड साउंड सुनाई दिया, नेम द फेनोमेनन, तो लिखना रेजोनेंस। नेम द कंडीशन फॉर दिस फेनोमेनन, तो जो मैंने लिखा है कंडीशन वो लिख देना। ओके ओके ओके, तो ये आपका हो गया है रेजोनेंस। अब चलिए हम लोग जो बेसिकली देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में भी दिया है और आपके आसपास होता भी है, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। ओके, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने लिया है ट्यूनिंग फॉर्क में रेजोनेंस। ट्यूनिंग फॉर्क सबने नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा क्या होता है। तो एक कुछ ऐसा यू शेप का मेटल का होता है और उसको एक हम लोग उसके स्टैंड पे फिक्स करते हैं। एक इसका कुछ ऐसा स्टैंड होता है तो उस पर इसको फिक्स करते हैं और ये जब हम लोग इस ट्यूनिंग फॉर्क को हीट करते हैं तो ये साउंड करता है प्रोड्यूस, ये साउंड करता है प्रोड्यूस, ठीक है। देखो ये रहा ट्यूनिंग फॉर्क ए, मैंने इसको नाम दिया ट्यूनिंग फॉर्क ए। हमने एक और लिया है ट्यूनिंग फॉर्क बी। हमने यहाँ पे एक और लिया है ट्यूनिंग फॉर्क बी, और बोथ ट्यूनिंग फॉर्क आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, और मैंने इन दोनों को उनके स्टैंड पे रखा है और हमने ऐसे प्लेस किया है कि जो इनका स्टैंड का ओपनिंग पार्ट जो है ना वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। देखो यहाँ पे का जो ओपनिंग वाला एंड है वो दोनों एक दूसरे को ऐसे फेस कर रहे हैं। और इस जो तुम्हारा इसका बॉक्स है इसमें क्या होगा, या जो स्टैंड है इसमें बीच में तुम्हारा हवा रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा तुम्हारा यहाँ पे हवा होगा। ये ट्यूनिंग फॉर्क ए और ये ट्यूनिंग फॉर्क बी, दे बोथ आर आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों कैसे थे, दोनों आइडेंटिकल है। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इस ट्यूनिंग फॉर्क पे मान लो ये हमने रखा है दोनों, आप एक हैमर लेके आओ और आप उस हैमर से इस ट्यूनिंग फॉर्क ए पे स्ट्राइक करो। आप उस हैमर से ट्यूनिंग फॉर्क ए पे स्ट्राइक करो और फिर छोड़ दो। आपको कुछ समय बाद ऐसा फील होगा ना कि हमने हीट किया था ट्यूनिंग फॉर्क ए को, लेकिन साथ ही साथ आपका ट्यूनिंग फॉर्क बी भी वाइब्रेट कर रहा है। हमने हीट किया था ए को, लेकिन कुछ समय बाद आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क बी था वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे तो एक बात सबको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे होने वाला है फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि मैंने एक को किया था स्ट्राइक और साथ ही साथ दूसरा भी कर रहा है वाइब्रेट, मतलब कि पहले के वाइब्रेशन ने दूसरे को वाइब्रेशन में सेट कर दिया है, तो मतलब यहाँ पे हो रहा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, अब कुछ समय बाद तुमको ये भी होगा, ऐसा फील होगा कि तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा, मतलब दोनों ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और तुमको लाउड साउंड सुनाई भी देगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो कौन सा हो रहा है फिनोमेनन, वहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। अब समझो कैसे हो रहा है। देखो होता क्या है कि जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क ए को हिट किया, तो मैं अब ये सब लिखवाऊंगा नहीं, तो तुम लोग बस सुनो और इसको तुमको लिख के आना है। ऐसे तो तुमसे परीक्षा में ये पूरा वो नहीं पूछता है कि इसको आप एक्सप्लेन करो, बस तुमसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन अगर कहीं किसी मास्टर का दिमाग घूम गया तो वो तुमसे पूछ भी सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो उसके लिए मैंने तुमको कहानी लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको याद रखना। ओके, सॉरी कहानी बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, कहानी हम बोल रहे हैं, तुम लोग इसको याद रखना। देखो हमने बोला कि जब हमने ट्यूनिंग फॉर्क ए को स्ट्राइक किया तो ट्यूनिंग फॉर्क ए अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब जब ट्यूनिंग फॉर्क ए अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो जो इसका जो बॉक्स था या जो इसका स्टैंड था उसको वो फोर्स्ड वाइब्रेशन में सेट कर देगा। फिर जो उसका बॉक्स था या जो उसका स्टैंड था
वो भी ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर जो उसका स्टैंड था, वो जो उसके अंदर हवा था उसको सेट कर देगा इन फोर्स वाइब्रेशन। फिर जो इसके अंदर जो हवा था, वो जो सेकेंड वाले ट्यूनिंग फोर्क था उसके अंदर वाले हवा को वाइब्रेशन में सेट कर देगा। तो सेकेंड वाले के अंदर का जो हवा था, जब वो वाइब्रेट करने लगेगा तो वो उसके स्टैंड को, सेकेंड वाले के स्टैंड को वाइब्रेशन में सेट कर देगा। तो जो सेकेंड वाले का जो स्टैंड का वाइब्रेशन है वो सेकेंड वाले ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेशन में सेट कर देगा। अब सबका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब ए को स्ट्राइक किया था तो ए अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो जो उसका स्टैंड होगा उसको भी वो अपने फ्रीक्वेंसी से ही फोर्स करेगा वाइब्रेट होने के लिए। तो उसका स्टैंड जो उसके अंदर हवा था उसको भी अपने फ्रीक्वेंसी से ही सेट करेगा वाइब्रेट करने के लिए। वैसे ही चलता जाएगा। मतलब कि जो सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क था वो पहले ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर से वाइब्रेट कर रहा होगा, और हमको पता है कि सेकेंड वाले ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी भी पहले वाले के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला ट्यूनिंग फोर्क के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो वो दोनों इंक्रीज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगा। समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। अब बोलो आया कि नहीं आया? देखो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने ज़्यादा जल्दी तो बोल दिया, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग भी एक बार तो थोड़ा सा तुम लोग को देखो, यहाँ पे बस सीक्वेंशियल हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं मेरे पास वाला भी वही कर रहा है, हम जो कर रहे हैं मेरे पास वाला भी वही कर रहा है, तो वैसे ही हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? सुनो इस बार, हमने ट्यूनिंग फोर्क ए को हिट किया तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब तुम लोग याद रखना कि ए और बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम था। ओके, जब ट्यूनिंग फोर्क ए अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो उसने जो उसका स्टैंड था उसको फोर्स वाइब्रेशन में सेट कर दिया है। अब हमको पता है कि फोर्स वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी जो होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के बराबर हो जाता है। मतलब कि पहले का जो स्टैंड वाइब्रेट कर रहा होगा उसका फ्रीक्वेंसी पहले ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब ऐसा ही चलता जाएगा। पहले का स्टैंड जो है वो उसके अंदर जो हवा था उसको अपने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करेगा। उसके बाद जो पहले स्टैंड के अंदर का हवा था वो दूसरे स्टैंड के हवा को उसी फ्रीक्वेंसी में सेट करेगा। उसके बाद वो हवा उस दूसरे वाले स्टैंड को सेट करेगा फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने के लिए। फिर जो दूसरे वाले का स्टैंड था वो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क को फोर्स वाइब्रेशन में सेट कर देगा। तो ऐसे ही वाइब्रेशन होने लगेगा। अब जो आपका दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी है वो पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर से ही वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही तो है, इसलिए वहाँ पे अब जो आपका जो वाइब्रेशन था वो रेजोनेंस होने लगेगा। समझ में आया क्या? बोलो। ओके, और इसीलिए हमने इनका ओपनिंग फेस एक तरफ रखा था ताकि इधर से जो हवा निकले वो उधर वाले को सेट कर पाए। तो समझ में आ गया है तो तुम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। ओके, चलिए, तो ये हो गया दो ट्यूनिंग फोर्क में रेजोनेंस, आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोर्क में। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, रेजोनेंस इन सिंपल पेंडुलम। तो देखिए यहाँ भी सेम कहानी होगा। हमारे पास 4 सिंपल पेंडुलम है, और एक बात सबको होना चाहिए पता कि सिंपल पेंडुलम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जिनका लेंथ सेम होगा उनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम आने वाला है। सब लोग श्योर है ना इस बारे में? बोलो। ओके, तो देखो ये हमने 4 सिंपल पेंडुलम लिया है ए बी सी डी, और देखो तो ए और बी का लेंथ सेम था, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब हुआ क्या कि हमने ये जो पेंडुलम ए था उसको मैंने वाइब्रेशन करा, मतलब कि उसको मैंने खींच के छोड़ दिया। तब क्या होगा कि वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा।
वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा। अब जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो बाकी इन 3 पेंडुलम को भी फोर्स करेगा वाइब्रेट होने के लिए। ओके ना, मतलब यहाँ पे बाकी 3 जो पेंडुलम थे उनमें होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। उनमें क्या होगा? उनमें होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। और बाकी जो 3 पेंडुलम थे वो पेंडुलम ए के फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इतना सब लोग श्योर हैं। लेकिन उन तीनों पेंडुलम में से सिर्फ जो पेंडुलम बी होगा उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, क्योंकि जो होगा फ्रीक्वेंसी ए का वही होगा फ्रीक्वेंसी बी का। मतलब कि आप ये देखोगे कि बाकी तीनों पेंडुलम बी, सी और डी तीनों ही पेंडुलम वाइब्रेट करना स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन उन तीनों में से जो बी का होगा एम्पलीट्यूड वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। वहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो आपका सिंपल पेंडुलम ए था जो कि फोर्स कर रहा था बी को वाइब्रेट करने के लिए, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी था एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का वो बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है। तो आपका जो बी था वो इंक्रीज, मतलब कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो लार्ज एम्पलीट्यूड होगा वो बी का होगा। समझे ना? बोलिए जल्दी से। याद रखना कि इन सारे प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड, ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है। ये जो दोनों होते हैं ना ए और बी, ये दोनों आपस में शेयर करते हैं एनर्जी। मतलब एक जब होगा रेस्ट में तो एक का, या ऐसे बोलो कि एक का जब कम होगा एनर्जी मिनिमम होगा तो सेकेंड वाले का होगा मैक्सिमम। तो दोनों ये अपने में ही करते हैं शेयर एनर्जी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हारा वैलिड होता है। चलिए ये हुआ नंबर 2। अब देखते हैं नंबर 3, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, या इसको हम लिखते हैं रेजोनेंस इन एयर कॉलम। तो इसके लिए सब लोग अपना बुक एक बार निकालो और किताब में सब लोग जाके टॉपिक ये सर्च मारो तो रेजोनेंस इन एयर कॉलम। फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कैसे क्या होगा वहाँ पे। सब लोग एक बार अपने बुक में देखो डायग्राम, फिर मैं यहाँ से समझाता हूँ, तुम लोग वहाँ पे देखते रहना। मेरे पास एक ट्यूब है, देखो तो उस डायग्राम में लेफ्ट साइड में तुमको एक ट्यूब दिया रहा होगा, ग्लास ट्यूब रहता है, और इस ग्लास ट्यूब में तुम्हारा वाटर फिल रहता है। देखो ये तो हमने यहाँ पे जो ब्लैक वो सेलेक्ट किया हुआ वो उसमें वाटर फिल है, और इसके राइट साइड में तुम्हारा एक कंटेनर होगा, और उस कंटेनर को ऊपर नीचे मूव करके ना हम इस ट्यूब में, ये जो हमने ट्यूब बनाया ना, इसमें हम वाटर का लेवल चेंज कर सकते हैं। वाटर का लेवल अपने को चेंज करना है, वाटर का लेवल, ठीक है? इतना तुम लोग याद रखना। उसके बाद मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन वो इंक से बनाया है, देखो ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ये जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इसका कुछ ना कुछ होने वाला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमको नहीं पता है। मान लीजिए हमने उसे माना कि उसका एफ है, एफ इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये तो आपका हुआ स्टार्टिंग वाला सेटअप। स्टार्टिंग वाले सेटअप में जो आपका लेफ्ट साइड वाला ट्यूब है उसमें पूरा कंप्लीटली वाटर आप फिल कर दो, पूरा ऊपर तक, जहाँ तक आपका ट्यूब था पूरे लेंथ में आप वाटर को फिल कर दो। और आप एक बात याद रखना कि राइट साइड में जो मेरा कंटेनर है उसको हम लोग ऊपर नीचे करके इस लेफ्ट साइड वाले ट्यूब में हम लोग वाटर का लेवल कम बेसी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इतना सब लोग इसको याद रखना। अब देखो हमने क्या किया। इसके बाद हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया, हमने इस ट्यूनिंग फॉर्क को कहीं पे ऐसा पीटा, स्ट्राइक किया, तो क्या होगा कि ये ट्यूनिंग फॉर्क अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा? वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। कौन? ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, तुम देखना कि उस टाइम तुमको कोई भी लाउड साउंड तुमको ऐसा सुनाई नहीं देगा, बहुत ही कम हल्का साउंड तुमको सुनाई दे रहा होगा। कब? जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करेंगे तब। उसके बाद तुमको करना क्या है कि ये जो आपका लेफ्ट साइड वाला ट्यूब है जिसमें अभी वाटर पूरा कंप्लीटली फिल्ड था ना, अब आप उसमें वाटर का लेवल कम करो, आप उसमें वाटर का लेवल कम करते जाओ। और ये आप करना आराम आराम से, क्योंकि हम चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि मेरा कोई भी मोमेंट मिस ना हो जाए। तो उसके लिए आपको एकदम आराम आराम से उसको करना है, लोअर एकदम हल्के हल्के हल्के। अब जब तुम इस लेफ्ट वाले ट्यूब में वाटर का लेवल लोअर कर रहे होगे तो देखना कि फॉर अ पार्टिकुलर लेंथ ऑफ वाटर, मतलब कुछ ऐसा कि कम करने के बाद वाटर का लेवल इस ट्यूब में कम करने के बाद, जैसे मान लो कुछ ऐसा,
जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ तक है वाटर, ठीक है, हमने उसका लेवल कम कर दिया। तो इस फॉर दिस पार्टिकुलर लेवल ऑफ वाटर इन द लेफ्ट ट्यूब तुमको एक लाउड साउंड सुनाई देगा, तुमको एक लाउड साउंड सुनाई। तो तुमको करना क्या है अभी बेसिकली कि लेफ्ट वाले ट्यूब में तुमको बस वाटर का लेवल नीचे करना है। कैसे करेंगे हम लोगों? तो जो राइट साइड वाले में कंटेनर था उसको तुम कर दो नीचे, तो उसको करेंगे नीचे, तो लेफ्ट वाले में भी वाटर खुद से नीचे हो जाएगा, तो आपको बस उसको नीचे कर देना। तो तुम देखना कि एक मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब हम लोग उसमें वाटर का लेवल नीचे कर रहे थे तो तुमको एक लाउड साउंड सुनाई देगा। पहली बार तुमको एक लाउड साउंड सुनाई देगा। अब तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है भाई, तो आंख बंद करके यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे हुआ है रेजोनेंस। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं तुमको अभी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हुआ है रेजोनेंस। अब देखो कैसे हो गया और क्यों हो गया। एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब हम इस वाटर लेवल को लेफ्ट वाले ट्यूब में नीचे कर रहे हैं तो अभी क्या हो गया कि ये जो आपका ट्यूब का पार्ट जो बच गया जहाँ पे कोई वाटर नहीं है, देखो ये रेड लाइन के ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर कोई भी वाटर नहीं है, मतलब उसमें क्या है, उसमें खाली हवा है। क्या है वहाँ पे? हवा है। और अगर उस ट्यूब में खाली हवा है ना तो वो हवा भी वाइब्रेट कर सकता है और उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। और तुमको अगर थोड़ा सा याद हो तो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो देखो, तो जब हमने उसमें वाटर पूरा ही फिल किया होगा, मतलब पूरा जो अपना पहला वाला था कंडीशन, तो उस केस में क्या था कि उसमें एयर का जो कॉलम होगा या जो लेंथ होगा आपका एयर कॉलम का वो बहुत कम होगा या नहीं ही होगा। अब जैसे जैसे हमने क्या किया कि वाटर का लेवल कम कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि इस ट्यूब में जो हवा का लेंथ था, देखो अभी कुछ ऐसा लेंथ हो जाएगा ना, ये आपका हो गया लेंथ ऑफ एयर कॉलम, यहाँ तक हवा फील्ड है। अब क्या होगा कि आपका जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम था वो इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब क्या होगा कि अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम आप चेंज कर रहे हो तो वो जो उसमें जो एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा था ना उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है। आप लोग इस बात को एक बार सोचो कि जब हम लोग लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज कर रहे होंगे तो उसमें जो हवा था उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा होगा। ओके, अब देखो फिर से हम लोग आते हैं वापस कि हमने जब ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक किया था तो मेरा ट्यूनिंग फोर्क अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा कि वो जो ट्यूनिंग फोर्क था वो उस जो एयर कॉलम में हवा था उसको फोर्स करेगा वाइब्रेट होने के लिए। तो वो जो ट्यूनिंग या जो ऐसा बोलो कि वो जो एयर कॉलम में जो हवा थे वो ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, वो ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग लेंथ चेंज कर रहे थे, क्योंकि लेंथ चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा होगा। अब जैसे ही उस एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, अब क्या होने लगेगा, अब होने लगेगा वहाँ पे रेजोनेंस, मतलब कि जो आपका हवा था, आपका जो एयर कॉलम में एयर था वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा और तब तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा। ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। अब देखो, ये मैं कहानी 2 मिनट में भी कह के निकल सकता था कि यहाँ पे मान लो, लेकिन मैंने इस पे समय दिया तो तुम लोग इसको अच्छे से समझना। अब मतलब कि सिंपल सी कहानी ये था कि हम लोग उस वाटर लेवल को घटा के या बढ़ा के हम लोग लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज कर रहे थे, मतलब कि हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम चेंज कर रहे हैं ताकि वो ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। तो ये तो हुआ जब पहली बार तुमको लाउड साउंड सुनाई देगा, फर्स्ट लाउड साउंड फॉर दिस पार्टिकुलर लेंथ। फॉर योर बेटर नॉलेज, इस पार्टिकुलर केस में ये जो लेंथ होता है ना वो लेंथ होता है λ/3, सॉरी λ/4, ये होता है λ/4। अब तुम पूछोगे यहाँ पर लेमडा क्या है, तो लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। उस बारे में तुम लोग कोई खास बात इतना ध्यान मत दो, मतलब ये जो लेंथ होगा ना इस लेंथ का वैल्यू हमको मिलेगा λ/4 से, कि ये पहला लेंथ हमको मिलेगा λ/4 पे। अब हम यहीं पे नहीं रुके, हमने उस वाटर लेवल को और भी कम किया। तो हमने क्या देखा कि हमको एक बार लाउड साउंड फिर से सुनाई दिया।
हमको एक बार लाउड साउंड फिर से सुनाई दिया है। कब? जब ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम इस बार 3 टाइम्स हो गया है पहले वाले लेंथ के। सब लोग ध्यान से देखना, हमको एक बार फिर से लाउड साउंड सुनाई देगा। कब? जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम हो जाए इस बार 3 टाइम्स ऑफ द पहले वाला लेंथ। मतलब कि अगर मैं वही ट्यूब बनाऊं तो कहीं अगर मान लो कि अगर यहाँ पे आ गया हो, अभी जो आपका था वाटर वो आपका आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया सेकेंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो हमको फिर से एक बार फिर से लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। और ये जो इस बार लेंथ होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ λ/4, या आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स ऑफ द पहले वाला लेंथ। लेकिन पहले वाले लेंथ का जितने लेंथ के लिए मेरे को लाउड साउंड सुनाई दिया होगा उसके 3 टाइम्स और हम घटाएंगे तो हमको फिर से एक बार लाउड साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ भी रेजोनेंस ही हो रहा है, क्योंकि फिर से जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम वो फिर से करेगा मैच टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो तुमको देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा एक ट्यूनिंग फॉर्क था, एक ऐसा एक ट्यूब था, उसमें वाटर था, मैं वाटर के लेवल को कम बेसी किया, तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा? तो लिखना कि इफ वी लोअर द वाटर लेवल इन द ट्यूब देन फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ एयर कॉलम loud sound is heard at this length, frequency of air column matches to the frequency of a tuning fork and resonance occurs। okay, फिर बोलेगा और आपने क्या देखा? तो हमने जब वाटर लेवल को फिर से लोअर किया तो फिर से 3 टाइम्स ऑफ द पहले वाला लेंथ हमको फिर से एक लाउड साउंड सुनाई देगा, फिर से वही हुआ है, आपका रेजोनेंस हुआ है। समझ में आया ना? ओके। और लास्ट क्लास में मैंने तुमको 2 होमवर्क दिया था, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन और शायद डैम्प्ड वाला था, और फिर एक नेचुरल और फोर्स वाला था। मैंने 2 कहा था कि तुम लोग डिफरेंस लिख के लाना। लाए हो लिख के? अबे लाए हो? देखो एक और है होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। और मैं बहुत ही सादर आवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इसको सब कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे बोर्ड में यही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। तो जो क्वेश्चन हम बोलें कि करके लाना उसको तुम लोग थोड़ा सीरियसली लिया करो, नहीं तो बाद में फिर वही रोते आओगे। चलो, तो ये तो हो गया सम एग्जाम्पल्स ऑफ तुम्हारा क्या होता है रेजोनेंस। और भी कुछ तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। एक बार मैं जल्दी से इसको क्या बोलता हूँ, मैं सबको एक बार रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमको बेसिक ये कैसे हो रहा है वो तुमको आ गया समझ में, तो मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चलो, तो नेक्स्ट तुम्हारा हम लोग बात करते हैं कि रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स। रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स, जैसे तुमने देखा होगा कि जब कोई मशीनरीज हाँ, कि जब कोई इंजन वगैरह होता है ना, तो जब चालू रहता है या जब चलता है तो तुमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि एक बहुत ही वो जो मशीनरीज जो पार्ट्स थे उनसे बहुत ही एक लाउड साउंड या कुछ बहुत ही लाउड नॉइज आ रहा है। तुमने ये सुना होगा कि ऐसा होता है क्या, कि अगर ऐसा मशीन चल रहा है तो क्या होता है कि अचानक उससे तुमको एक बहुत ही लाउड नॉइज टाइप का साउंड आते रहता है। वहाँ भी रेजोनेंस ही होता है। वहाँ भी क्या होता है? रेजोनेंस। देखो कैसे होता है, जब आपका मशीन चल रहा है, मशीन आपने जब ऑन किया है तो क्या होता है कि उस मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो करते हैं वाइब्रेट। क्या करते हैं? वो करते हैं वाइब्रेट। तो अब जो मशीन का एक पार्ट है जो कि खुद कर रहा होगा वाइब्रेट, वो फिर किसी दूसरे पार्ट को सेट करेगा इन वाइब्रेशन। तो ऐसे ही जितने भी पार्ट्स होते हैं सब के सभी वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। अब जैसे ही किसी भी पार्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दूसरे वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है ना, वैसे ही आपको वहाँ पे फिर से हो जाएगा क्या चीज़? फिर से हो जाएगा आपका रेजोनेंस, और फिर से वहाँ पे आपको लाउड साउंड सुनाई देता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो लाउड नॉइज आपको नहीं सुनाई दे, तो उसके लिए आप वो जो इंजन था या तो आप उसका स्पीड कम कर दो या तो आप उसका स्पीड ज़्यादा कर दो। कि जैसे ही आप स्पीड चेंज कर दोगे वैसे ही जो होगा ना कि वाइब्रेशन वाला फ्रीक्वेंसी वो आपका चेंज हो जाएगा, तो फिर उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगा किसी भी पार्ट का, तो फिर वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ होता है तुम्हारा विथ बाइक,
कि जब बाइक चलता है ना तो तुमको कभी ऐसा फील हुआ होगा कि फॉर अ पार्टिकुलर स्पीड बाइक से बहुत ही गंदा आवाज़ आने लगता है, कुछ ऐसा खटर ये आता है आवाज़, और वो भी आता है ड्यू टू रेजोनेंस ओनली। क्योंकि देखो क्या होता है कि वहाँ पे जो बाइक का इंजन होता है ना, उस इंजन में होता है पिस्टन, तो वो पिस्टन करता है वाइब्रेट, और जब वो पिस्टन करता है वाइब्रेट तो बाइक के डिफरेंट पार्ट्स को सेट करता है इन वाइब्रेशन। अब जैसे ही पिस्टन के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बाइक के डिफरेंट पार्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस, मतलब कि उनके बीच में होगा रेजोनेंस। तो वहाँ जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लाउड साउंड तुमको सुनाई देता है। और उस लाउड साउंड को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने बाइक का स्पीड चेंज कर देते हैं, या तो कम कर दो या तो कर दो ज़्यादा। जैसे ही तुम बाइक का स्पीड चेंज करोगे तो तुम्हारे जो इंजन का पिस्टन था उसका जो वाइब्रेशन का था फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा चेंज। अब जैसे ही वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिए हो, अब उससे डिफरेंट बॉडी के पार्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, तो फिर वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो फिर वो तुम्हारा जो लाउड साउंड था वो तुमको सुनाई नहीं देगा। और मैंने तुमको आज स्टार्टिंग में एक बात बताया था कि ये जो तुम्हारा फेनोमेनन है, फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और ये हुआ भी है। हमने कहीं पढ़ा था फ्रांस में ना कहाँ पे ऐसा ये हुआ भी था, देखो जो मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूँ। तुम लोग देखना कि जब कहीं पे ऐसा कोई अगर ब्रिज होता है ना, ब्रिज जैसे इन द हिल स्टेशन जहाँ पे ब्रिज आपका बहुत कमज़ोर होता है, तो जब भी कोई वहाँ पे आर्मी का या कोई मार्च पास करता है ना, तो उनको सजेस्ट करना होता है कि आप लोग का जो मार्चिंग का जो वो है ना स्टेप, आप वो लोग ब्रिज पे मत करना। जो होता है ना कि वो लोग एकदम वो मस्त चलता है एक धुन में कि एक बार सबका पैर जाएगा नीचे, एक बार सबका जाएगा पैर ऊपर, मतलब उनका एक उनका होता है फ्रीक्वेंसी, एक उनका डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होता है, एक साथ सबका पैर जाएगा नीचे, एक साथ सबका पैर आएगा ऊपर, तो उसको मार्चिंग बोलते हैं। सब तुम जानते हो मार्चिंग होता है। तो कहा जाता है कि जब भी कोई तुम्हारा सेना का या सैनिक का ट्रूप जब तुम्हारा किसी ब्रिज से पास करे, तो उनको कहा जाता है कि आप जो अपना स्टेप है आप उसको ब्रेक कर लो, वहाँ पे आप मार्चिंग मत करना। क्यों देखो वो जो आपका ब्रिज था ना, उस ब्रिज का भी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। अब अगर सैनिक के जो मार्चिंग का फ्रीक्वेंसी अगर उस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, अब क्या होगा कि वो ब्रिज को वाइब्रेशन में सेट कर देगा। और कैसा हो रहा है, वो जो ब्रिज का वाइब्रेशन हो रहा है वो आपका हो रहा है फोर्स वाइब्रेशन। अब जैसे ही सैनिक के पैर का जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तब क्या होगा कि वो जो आपका ब्रिज था वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रिज टूट जाए, और ऐसा हुआ है। ऐसा फ्रांस ना कोई कंट्री है, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा कंट्री है, शायद फ्रांस में ही हुआ था कि एक पूरा का पूरा ब्रिज टूट गया था ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये सब बहुत ही ये आपका डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई सेना वोना ऐसे मार्च होता है तो उनको कहा जाता है कि आप उस ब्रिज पे अपना जो स्टेप था आप उसको ब्रेक कर देना, वहाँ पे आप लोग नॉर्मल जैसे हम लोग चलते हैं वैसे चलना आपको। तो ये सब तुम्हारा कुछ कहानी है। इसके अलावा तुमने अपने घर में भी देखा होगा कि बहुत समय जब तुम अपना गेट बंद करते हो ना, तो जो तुम्हारा विंडो है वो तुमको ऐसा लगता है कि विंडो का कांच टूट जाता है। कितना बार ऐसा होगा कि आप जब अपना गेट लगाते हो तो उसका इफेक्ट तुमको अपने विंडो पे दिखता है। तो एक्चुअल में आपका जो गेट बंद करने से वहाँ पे भी वाइब्रेशन ही होता है। तो आपका जो विंडो है वो होता है सेट इन वाइब्रेशन, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो अगर कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका जो एक्सटर्नल वाइब्रेशन था वो उस विंडो के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तो आपका विंडो पूरा का पूरा ब्रेक भी कर सकता है। और ऐसा तुमको दिखता भी होगा कि कांच पूरा टूट जाता है। तो ये सब तुम्हारा जो तुम्हारा अपना कहानी ऑफ रेजोनेंस है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक बार तुम लोग सब लोग जाके अपना बुक में जो दिया है एग्जाम्पल एक बार देख लेना, सबका सब तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने सब बता भी दिया है। एक तुम्हारा और है वो टीवी वाला और ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, मैंने तुमको आज स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसके बाद जो तुम्हारे हाँ एक और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने तुमको ये बताया था पहले भी कि जो भी अपना होता है ना स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, उसमें तुमको हॉलो बॉक्स दिया रहता है, मतलब कि उसमें हवा होता है। और उस बॉक्स का कंस्ट्रक्शन ऐसे किया होता है ना
कि उसके अंदर का जो एयर होता है, एयर कॉलम, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। तो हम जब स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो स्ट्रिंग होता है, मतलब कि स्ट्रिंग करता है स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर वो जो उस बॉक्स के अंदर हवा होता है, उस हवा को उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन में सेट करता है। तो अगर उस हवा का फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के वाइब्रेशन वाले फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो वहाँ पे होता है रेजोनेंस। तो आपके जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपका बॉक्स है उसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ एयर भी होता है, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ एयर भी होता है, मतलब बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आपको लाउड साउंड सुनाई देता है। मतलब कि अगर हम गिटार से वो साउंड बॉक्स हटा दें और फिर स्ट्रिंग को प्लग करें तो तुम्हारे आसपास हो सकता है कि साउंड सुनाई भी ना दे, क्योंकि वो बहुत ही फेंट साउंड होगा, वो तुम्हारा लाउड साउंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। और वही जो तुम्हारा साउंड बॉक्स होता है उसमें जो हवा होता है उसके बीच में और हमारे गिटार के स्ट्रिंग के बीच में, वहाँ पे होता है रेजोनेंस, तो तुमको लाउड साउंड सुनाई देता है। तो इट इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ रेजोनेंस। मैं इसको 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने इस पर तुमको 1 घंटा दिया है ताकि तुमको थोड़ा सा फील आए। तुम लोग इन सारी बातों को याद रखना और घर पे एक बार सब लोग रीड कर लेना। ये अपना ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसमें